गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 4th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 4th चैप्टर का नाम है बुनाई या वीविंग, और वीव्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो बुनाई या वीविंग जो होती है वस्त्र को बनाने के लिए की जाती है, और वस्त्र को बनाने के लिए जो वीविंग है वो सर्वाधिक प्रचलित कला है। क्योंकि जैसे पिछले लेक्चर में मैंने नमदे के बारे में बताया था, ब्रेडिंग के बारे में बताया था, बुनना के बारे में, वो सब भी वस्त्र को बनाने की कला है। लेकिन जो वीविंग है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित कला है सारे संसार में, क्योंकि इसी से ही जो वस्त्र बनते हैं वो हर कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पहनने के लिए, घर के लिए, सजाने के लिए, सभी चीज़ों के लिए या फिर फर्निशिंग्स के लिए, सभी के लिए वस्त्र वीविंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और वीविंग जब होती है यानी ये बुनाई जब की जाती है तो इसमें 2 तरह के सूत होते हैं। एक लंबवत दिशा में जिन्हें हम ताना यानी वॉर्प कहते हैं, और एक आड़ा या क्षैतिजीय अवस्था उसे वेफ्ट फाइबर कहते हैं। वॉर्प और वेफ्ट ताना और बाना धागे होते हैं। बाने धागे को हम फिलिंग यार्न भी कहते हैं। फिलिंग मतलब वो भर रहा है उसमें ताने में, इसलिए हम इसे फिलिंग यार्न भी कहते हैं। जो ताने और बाने सूत होते हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, क्योंकि लंबाई में तो ताना होता है और जो आड़ा जा रहा है वो बाना होता है। तो 90 डिग्री के कोण पे ये होते हैं और उसी से ही बुनाई की क्रिया, बुनने की क्रिया होती है। और सूतों की जो संख्या होती है या सूतों की जो मोटाई होती है या सूतों से जो बुनाई की जाती है, इन तीनों चीज़ों से हमें वस्त्र का ऊपर का भाग और पीछे का भाग पता चलता है। हम कहते हैं ना ये सीधा भाग है, ये इसमें प्रिंट ऊपर है, या एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, या ये चमक वाला है। तो वस्त्र का ऊपरी भाग और पिछला भाग हम जो सूत की जो बुनाई होती है उस वक्त सूतों की संख्या, उनकी मोटाई, उनकी बुनाई के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कपड़े का ऊपरी भाग कौन सा है, फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। इसके अलावा इन चीज़ों से वस्त्र की मजबूती का पता लगता है, वस्त्र के लचीलेपन का पता चलता है, और इलास्टिसिटी गुण का भी निर्धारण इन्हीं के द्वारा होता है। मोटा सूत होएगा इलास्टिक कम होएगा, पतला होएगा इलास्टिक ज़्यादा होएगा, पतला होगा सूत तो लचीलापन होएगा, कोमल होएगा। तो जो सूत होते हैं, सूतों की संख्या, मोटाई और बुनाई से कई चीज़ें जो है वो उनके ऊपर डिपेंडिंग होती है। फिर जो बुनाई के अंदर एक सब टॉपिक हम ले रहे हैं वो है बुनाई की प्रक्रिया। बुनाई की प्रक्रिया में सबसे पहले जो चीज़ यूज़ होती है वो है इसके लिए मशीन। मतलब किस चीज़ पे हम बुनाई करते हैं, तो इसके लिए जो एक उपकरण काम में आता है वो है करघा यानी लूम। करघे को, लूम को बुनाई प्रक्रिया के लिए यूज़ करते हैं। और करघे पर एक फ्रेम होता है, फ्रेम पे जो ताने के धागे होते हैं वॉक, उनको समानांतर स्थिति में हम उनको लगवा देते हैं, और जो आड़ी दिशा में जो बाने होते हैं वो उसमें फिलिंग करते जाते हैं, पिरोते जाते हैं, और बुनाई की प्रक्रिया होती रहती है। तो जो लूम होता है करघा, उसके 4 भाग मुख्य होते हैं। एक होता है बीम या सिलेंडर, दूसरा हार्नेस, तीसरा शटल और चौथा रीड या कंघी। तो जो बीम वाला भाग है लूम पर, वो 2 तरह के बीम होते हैं, एक आगे की दिशा में, एक पीछे की दिशा में। तो जो पिछले भाग पर बीम होता है वो वॉर्प बीम कहलाता है, उस पर वॉर्प के धागे लपेटे हुए होते हैं, और वो जो वॉर्प के धागे होते हैं ताने के सूत, वो समानांतर स्थिति में इस पे लपेट के रखते हैं।
फिर जब वो आगे आते जाते हैं उसमें वेफ्ट भरता जाता है, तो फिर जब आगे वस्त्र बनता है और वो जिस चीज़ पर लिपटता है, जिस बीम पर, उस बीम को हम वस्त्र बीम यानी क्लॉथ बीम कहते हैं। उस पर वस्त्र जैसे जैसे बनता जाता है उस पर लिपटता जाता है। एक बीम से धागे आ रहे हैं, एक बीम पर बन के और लिपटता जाता है, तो एक वॉर्प बीम कहलाता है और दूसरा क्लॉथ बीम कहलाता है। दूसरा पार्ट करघे का होता है हार्नेस। हार्नेस कुछ इस तरह का होता है, मतलब हार्नेस में क्या है कि बाने को अलग अलग करने के हिसाब से हार्नेस को यूज़ किया जाता है। हार्नेस में एक फ्रेम होती है, फ्रेम में हैंडल्स बने हुए होते हैं, असंख्य तार, और असंख्य तार के बीचों बीच एक छेद जैसा होता है गोल गोल, जिसमें से कि धागा निकलता है। तो ये असंख्य तार में से छेद होते हैं और प्रत्येक छेद में से या तो एक ताने का धागा निकलता है या 2 या 3, जो भी डिज़ाइन होती उसके अनुसार उन तानों को इन छेदों में से ही गुजारा जाता है। फिर हार्नेस की संख्या जो है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसी डिज़ाइन बना रहे हैं, कैसा वस्त्र बना रहे हैं। अगर बहुत ही सूक्ष्म वस्त्र, सूक्ष्म डिज़ाइन, तो बहुत सारे हार्नेस की ज़रूरत होती है, और अगर सिंपल होता है तो 2 हार्नेस की ज़रूरत होती है। हार्नेस को ऊंचा कर दिया जाता है, तो जो ताने गए हुए हैं वो आधे ताने ऊपर चले जाते हैं, आधे नीचे रह जाते हैं, तो शटल उसमें से निकल जाती है, फिर वापस आती है, तभी तो धागा इधर उधर चलता रहता है, तो वस्त्र बनता रहता है। तो ये हार्नेस होता है। तीसरा भाग जो है वो है शटल। शटल जो होती है इसमें, उसमें बाने का धागा भरा हुआ है, तो ये बाना जो है वो मतलब बुनाई के लिए भरा हुआ है उसमें। अब वो जो ये हार्नेस है उसमें आधे ताने ऊपर चले गए, आधे नीचे हैं, तो वो राइट से लेफ्ट जाती है, वापस लेफ्ट से राइट भी आती है, ऐसे आती जाती है, और जो बाना है वो भरते जाते हैं। फिर जो चौथा पार्ट है वो है रीड यानी कंघी। तो जो शटल इधर से उधर गई, फिर वापस इधर से इधर आई, फिर वापस से इधर, तो जो धागा है उसको ठीक करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए कंघी चाहिए यानी रीड। तो ये जो कंघी होती है ये हार्नेस के सामने होती है, तो जैसे ही बाने का धागा इस तरह से गया, फिर यूं गया, तो वो उसको खिसका देती है क्लॉथ बीम की तरह, फिर वापस गया, फिर क्लॉथ की बीम की तरफ खिसका देती है। मतलब क्लॉथ बीम की तरफ खिसकाने का मतलब है वस्त्र बनता जा रहा है, इधर से धागा आता जा रहा है, ताने तो लगे हुए हैं, बाना भरता जा रहा है, और जो बाना भर रहा है वो वस्त्र की लंबाई बढ़ा रहा है। तो जब तक कि पूरा वस्त्र नहीं बनता तब तक वो रीड उसको यानी कंघी उसको खिसकाती रहती है। तो इस तरह से ये बुनाई प्रक्रिया होती है। बुनाई प्रक्रिया के स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं कि लूम यानी जो करघा है वो, उस पर बीम है, बीम पर वॉर्प यानी ताने के धागे चढ़ाए हुए हैं, ताने के धागे चढ़ाने के बाद में वॉर्प को हार्नेस से या तो ऊपर या नीचे किया जाता है। उनको करने के बाद में एक शेड बन जाता है, शेड के वहाँ से शटल जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाती रहती है, और जो ये शटल दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाती है, इस क्रिया को पिकिंग कहते हैं। और कंघी की सहायता, रीड की सहायता से जो वेफ्ट जो हैं बाने के धागे उनको पीछे पीछे सरकाया जाता है, बुने हुए तारों के साथ सटाया जाता है, सरकाया जाता है, वस्त्र बनता जाता है, और क्लॉथ बीम पर लपेटते रहते हैं जब तक कि पूरा वस्त्र नहीं बन जाए, तब तक इस तरह से बुनाई हो जाती है। तो वापस से मैं इसको बताऊंगी कि बुनाई प्रक्रिया जो है वो लूम यानी करघे पर होती है, और करघे पर ताने के तार लंबाई में होते हैं। उसके 4 पार्ट होते हैं लूम के। एक होता है बीम सिलेंडर, एक आगे एक पीछे, एक बीम पर तार लिपटे हुए हैं ताने के जो लंबे लंबे लग रहे हैं, और एक पीछे होता है जिससे वस्त्र बनता जा रहा है, वो इस पे लिपट रहा है। दूसरा पार्ट है हार्नेस, मतलब एक पूरी फ्रेम होती है जिसपे असंख्य तार होते हैं, बीच में छेद होते हैं, उनमें से ताने के तार गए हुए हैं, एक एक तार एक एक छेद से, या 2-2 तार ऐसे गए हुए हैं, तो वो अलग अलग रहते हैं, उलझते नहीं हैं। फिर उनको ऊपर नीचे करते हैं तो शटल जाने की जगह भी हो जाती है। फिर तीसरा होता है शटल। शटल में बाने का धागा भरा हुआ होता है, वो शटल दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे चलती रहती है। ताने के तार तो फिक्स है, तो जब वो भरती रहती है वो फिलिंग यार्न होता है और कपड़ा बनता रहता है।
पर जब वो भर रही है तो उसको खिसकाने के लिए एक और चीज़ चाहिए, तो उसे हम रीड या कंघी कहते हैं। ऐसे क्लॉथ जो है बनता रहता है, क्लॉथ बीम पर लिपटता रहता है। ये बुनाई के चरण और बुनाई की प्रक्रिया हो गई। अब जो एक बुनाई में ही एक सब टॉपिक एक और है, किनारी। वस्त्र की जो किनारी होती है, जिसको सेल्वेज कहते हैं, सेल्वेज ऑफ द क्लॉथ, वस्त्र की किनारी। तो वस्त्र की जो चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई में दोनों तरफ एक घनी और भरी हुई बुनाई होती है, जो 1.25 इंच से 2.25 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो सकती है। इतनी सी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, कई कपड़ों में थोड़ी ज़्यादा बड़ी भी होती है। तो वस्त्र की चौड़ाई में दोनों तरफ थोड़ी घनी बुनाई है, जो 1.25 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की किनारी होती है। और इसकी बुनाई में जो मतलब लास्ट का जो किनारी है, उसकी बुनाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिससे कि तंतु बाहर उधर से ना निकले और कपड़ा ना फटे। क्योंकि जब वो बिकता है तो कई दिनों तक दुकान वाले के यहाँ पड़ा रहता है, इंडस्ट्री से आता है, तो धागा ना निकले, इसलिए हमेशा से ही किनारी बनती हुई आई है वस्त्रों में। अब जो किनारी का क्या कार्य है, किनारी का ये कार्य है कि वस्त्र के दोनों किनारे बांध के रखना, उसको मजबूती देना, पकड़ने में आसानी होना। दूसरा, हम किनारी से ये भी पता लगा सकते हैं ये लंबाई में है और ये आड़ा कपड़ा है। आड़ा और लंबा हमको पता पड़ जाएगा, क्योंकि आड़ा कपड़ा कभी भी कटिंग करके नहीं बनाना चाहिए, वो जल्दी फट जाता है, और लंबाई में जो है वो नहीं फटता, क्योंकि ताने के तार स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरह से ये कुछ वस्त्र जो हैं उनमें ताने के तार जो है वो थोड़े से मोटे बना दिए जाते हैं, और बाने के तो सेम ही होते हैं। तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जो फिलिंग यार्न जा रहा है, तो सूत जो मतलब सेल्वेज जो है दोनों तरफ, उन सूतों से ही अपने आप बन जाती है। बस दोनों तरफ थोड़े से मोटे ताने के तार होते हैं, और बाना चलता जा रहा है और रुक नहीं रहा, तो दोनों तरफ सेल्वेज यानी किनारी बन जाती है। अब जो वस्त्र की किनारी होती है वो कुछ प्रकार की होती है, जैसे 4 प्रकार की बता रही हूँ मैं, टाइप्स ऑफ सेल्वेज। 4 प्रकार की किनारियाँ होती है। पहली किनारी प्लेन सेल्वेज, सादी किनारी। सादी किनारी में क्या होता है कि बिल्कुल जो दूसरा कपड़ा है उसी के जैसा का जैसा ही होता है, लेकिन जो बिल्कुल किनारी पे सेल्वेज वाला भाग है उसमें थोड़ी बुनाई बहुत पास पास में हो जाती है, और जब हम सिलाई करते हैं तो कई बार उसको मोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरी जो किनारी होती है वो है टैप सेल्वेज, टैप किनारी। टैप किनारी में या तो मोटे धागे, मोटे तंतु, या फिर प्लाई यार्न, मतलब दो एक रेशीय तंतु से बने हुए होते हैं ना, तो प्लाई यार्न यूज़ करते हैं। और ये जो टेप किनारी होती है ये सादी किनारी से थोड़ी चौड़ी होती है, और इसको हम या तो बास्केट बुनाई जो होती है उससे तैयार करते हैं। जैसे आप चादर की किनारी वगैरह देखेंगे तो वो टैप किनारी से बनी हुई होती है। तीसरी तरह की किनारी होती है कटी हुई किनारी, यानी स्प्लिट सेल्वेज। स्प्लिट सेल्वेज जो होते हैं वो छोटे छोटे वस्त्रों में बनती है, मतलब बुनाई के साथ ही उसको बुन देते हैं। जैसे छोटे टॉवल होते हैं, नैपकिन होते हैं, जो पतले वाले टॉवल होते हैं स्पेशली, उनमें तो लंबी लंबे उनको बुन देते हैं, और फिर बाद में बीच बीच में से कटिंग कर देते हैं और मोड़ देते हैं, तो वो कटी हुई किनारी कहलाती है। चौथी तरह की है फ्यूज किनारी, फ्यूज सेल्वेज। फ्यूज सेल्वेज स्पेशली सिंथेटिक फाइबर्स के लिए होता है। जैसे जो पहले रिबिन वगैरह लगाते थे, तो रिबिन को हम या तो सिलाई करें तो भी उसके तंतु निकलते ही रहते हैं, तो अगर हम सिंथेटिक को थोड़ी सी फ्लेम दिखा दें, आग दिखा दें, तो बीड बन जाता है आगे, और वो फ्यूज हो जाती है वो जगह, और वहाँ से तंतु बाहर नहीं निकलता, तो वो फ्यूज किनारी कहलाती है। तो किनारी क्या है? वस्त्र की चौड़ाई में दोनों तरफ थोड़ी घनी बुनाई होती है, जिससे कि कपड़े को पकड़ने में या फिर उसको आड़ा और सीधा देखने में, उसको टेस्ट करने में इसलिए भी यूज़ होती है, मजबूती देने के लिए, वस्त्र को बांधने के लिए, इसलिए किनारी होती है। सादी किनारी होती है, टैप किनारी होती है, कटी हुई, और फ्यूज किनारी होती है। इसी टॉपिक में बुनाई में ही एक और है हमारा सब टॉपिक, वस्त्र का संतुलन, बैलेंस ऑफ क्लॉथ। वस्त्र का संतुलन का मतलब ये है जितने ताने हैं उसी अनुसार अगर बाने का अनुपात हो 1:1, तो वो एक बैलेंस क्लॉथ कहलाता है। लेकिन अगर ताने ज़्यादा, बाने बहुत कम, बाने बहुत ज़्यादा, ताने बहुत कम,
तो उस कपड़े में संतुलन कम होता है, वो यूज़ करने लायक नहीं होता। न तो हम फर्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, चद्दर, टॉवल, पहनने के कपड़ों में, किसी में भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो जो संतुलन सही नहीं है, वो कपड़ा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो न धुलाई सहन कर सकता, न सिलाई सहन कर सकता, न शरीर का वजन को सहन कर सकता। अगर वो असंतुलित बुनाई का कपड़ा है तो हम अगर धूप में देखेंगे, तो अगर हम धूप में ऐसे देखेंगे तो एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे तंतु, और या फिर अपन अंगूठे से उसको पकड़ के खींचेंगे, एक ही दिशा में खींचते जाएंगे, तो तंतु या तो बाहर निकल गए तो भी गलत है, और अगर उसमें छेद हो गए तो भी वो असंतुलित वस्त्र है। इसलिए हम ऐसा भी टेस्टिंग कर सकते हैं। और वस्त्र के संतुलन का मतलब ये है, जैसे ब्लाउज का कपड़ा 2x2 रूबिया सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो शरीर का वजन सहन कर सकता है, सिलाई का वजन सहन कर सकता है, और वो उपयुक्त होता है। जैसे चद्दर वगैरह है, तकिए, इनमें अगर संतुलित कपड़ा नहीं हो तो फिर वो इतना वजन सहन नहीं कर सकता कि रोज़ धुलाई भी होती है उसको, और झटकते भी हैं, सुखाते भी हैं, गीला भी करते हैं, तो इसलिए, और यूज़ भी बहुत होती है, तो इसलिए वस्त्र का संतुलन वहाँ बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से बुनाई यानी वीविंग में मैंने बुनाई प्रक्रिया करघे में कैसे होती है वो सब बताई, बुनाई के चरण बता दिए, फिर सेल्वेज जो है वो क्या होती है, और सेल्वेज कहाँ पाई जाती है, कितनी तरीके की होती है, ये हो गया। और फिर बैलेंस ऑफ क्लॉथ यानी वस्त्र के संतुलन के बारे में हो गया। थैंक यू।